क्वेश्चन हुआ है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। पूरे 100 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा एंड दिस एनालिसिस इज बीइंग डन ऑन द पार्ट ऑफ वाइजूराम which is one of the finest civil service exam preparation academy in Odisha. So वाइजूराम अकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये 4th सेट है और ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पार्ट 4 है। 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को इसमें हम कवर करने जा रहे हैं एंड हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 76 विद Which schedule of the Constitution of India distributes power between union and the state? The first schedule, the second schedule, the sixth schedule and the seventh schedule. Seventh is the right answer. Seventh schedule of the Constitution में क्या क्या है? Seventh schedule of the Constitution में आपका central government, union list, concurrent list और state list है। So फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। Which schedule of the Constitution of India distribute power? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास स्टेट लिस्ट होना चाहिए, यूनियन लिस्ट होना चाहिए और कॉन्करेंट लिस्ट होना चाहिए। So it is 7th schedule of the Constitution. Mandamus is a writ issued by the apex court. किसके लिए? Asking a public official or any authority to perform legal duty. अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो मैंडेमस का रिट इशू किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। बी इज नॉट द राइट आंसर, सी इज नॉट द राइट आंसर, डी इज नॉट द राइट आंसर। ये अलग अलग रिट्स के लिए यूज किए जाते हैं जो आपके सामने है। हेबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी ऑफ मैंडेमस, वी कमांड to secure the performance of the public duties by lower court, tribunal or public authority. ये लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी किसी के लिए इशू किया जा सकता है अगर वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैंडेमस। Any money bill cannot be introduced in parliament without the consent of Prime Minister, Union Finance Minister, the Speaker of the Lok Sabha, the Chairman of the Rajya Sabha team। अगर देखा जाए तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बट अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एंड आई एम नॉट श्योर कि इसका क्लैरिफिकेशन कब तक आएगा। बट अगर देखा जाए तो मनी बिल को पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आफ्टर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिल्कुल भी नहीं है। तो नियरेस्ट ऑप्शन जो चूज किया गया है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हालांकि ये आंसर भी गलत है लेकिन गिवन ऑप्शंस में ये सबसे करीबी है। हालांकि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर के परमिशन की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रायर इंफॉर्मेशन दिया जाता है और प्रायर कॉन्सेंट लिया जाता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। एक स्पीकर का रोल क्या है? स्पीकर किसी भी बिल को सर्टिफाई करता है कि वो मनी बिल है या नहीं है। दिस इज द रोल ऑफ द स्पीकर। अदरवाइज मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने में उसका कोई भी रोल नहीं है। सो इस क्वेश्चन को मैंने रिजर्व रखा है और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। नाउ व्हाट इज मनी बिल? यहां पे देख लीजिएगा ये सारा क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ मनी बिल, वो कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे मनी बिल आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, ये सारा इंफोग्राफिक आप पढ़ेंगे, आपके बहुत काम आने वाला है। A money bill can only be introduced in parliament with prior permission of the president of India. मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते फॉर रिकंसिडरेशन एज इट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा विद हिज परमिशन। सो मनी बिल में के इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ा रोल हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, न कि लोकसभा स्पीकर का। यस, लोकसभा स्पीकर सर्टिफिकेट देते हैं कि कोई बिल मनी बिल की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। The first state in India which was created on linguistic basis, it was Andhra Pradesh. पोटी श्री रामुलू के indefinite हंगर स्ट्राइक के बाद से जब उनका डेथ हो गया, आंध्र प्रदेश में उस समय के अनडिवाइडेड स्टेट में दंगा हुआ और आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाया गया विच वॉज डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन ये दौर वहां नहीं थमा, ये दौर आगे बढ़ता चला गया। ये देखिए लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ इंडियन स्टेट्स, बाद में गुजरात, महाराष्ट्र भी बटे, बहुत से स्टेट्स बटे, पंजाब और हरियाणा बटे। अब ये आंध्र प्रदेश का स्टेट क्रिएट हुआ था इस इंसिडेंट के बाद से।
The right to education for all between 6 to 14 years of age has been included as a fundamental right. कौन से ईयर में हुआ था? 2002 में हुआ था, 2005 मत कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई और आरटीई में डिफरेंस है, दोनों के ईयर अलग हैं, ये 2002 है। देख लीजिएगा राइट टू एजुकेशन, और ये ऑल अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये बड़ी मेहनत से ये कंटेंट प्रिपेयर किया गया है आप सब लोगों के लिए। आई एम श्योर अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग नाउ इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि बहुत से बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बस इस ओरिएंटेशन के साथ नहीं पढ़ते। सो वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो अब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं आती? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक बार देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीपैम निवेश एंड लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो सीएजी के अंडर में है। न्यू स्ट्रक्चर में देखते हैं 3 डिपार्टमेंट पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, उसके बाद से और भी ऐड किए गए। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स तीनों पहले से थे। फाइनेंशियल सर्विसेज, डीपैम एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस को ऐड किया गया। बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। आई एम श्योर ये क्लियर हुआ होगा आपको। ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स विप्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय जिसका नाम है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। The purpose of Uniform Civil Code incorporated in Article 44 of Indian Constitution कहां से किस चीज को प्रमोट करता है? नेशनल सिक्योरिटी को नहीं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की जब हम बात बोलेंगे तो वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर नहीं है। कल्चरल इंटीग्रेशन, अगर बाकी ऑप्शन नहीं होता तो शायद ये ऑप्शन ले सकते थे समवॉट। वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी नहीं, इट इज नॉट ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंटायर कंट्री एंड द पीपल हु स्टे देयर। सो ये नेशनल यूनिटी का मतलब है। नेशनल यूनिटी में आपका इंटीग्रेशन भी आएगा और वेलफेयर भी आएगा। सो सबसे सटीक आंसर नेशनल यूनिटी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉल फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां अपना स्टेटमेंट दिया है। ये न्यूज़पेपर के कुछ क्लिपिंग्स हैं, जरूर देखिएगा इनको। नाउ कीपिंग कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज द पावर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। अब इसको समझते हैं। लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ मेकिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उन लॉज को इंप्लीमेंट करता है। जुडिशरी क्या करती है? उन लॉज को इंटरप्रेट करती है, और इंटरप्रेट करने के बाद ये डिसाइड करती है कि क्या ये लॉ संविधान में जो बातें कही गई हैं उसके अनुरूप हैं। Are they in consonance with what has been said and mentioned in the Constitution? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं? क्या हमने जो बातें प्रियम्बल में बोली हैं उनको ये फॉलो करते हैं? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ये समाहित करते हैं? अगर नहीं समाहित करते हैं तो जुडिशरी क्लैंप डाउन कर सकती है। जुडिशरी उन सारे लेजिस्लेशन को नल एंड वॉइड कर सकती है। यानी जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उस पार्लियामेंट को क्या कंट्रोल, उस लॉ को नल एंड वॉइड करार देती है अगर वो संविधान की प्रारूप के अगेंस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। सो कीपिंग कंट्रोल की बात की गई है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंट्रोल करने का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। Parliamentary and judicial control over delegated legislation. Parliamentary and judicial control provide a secure method to make sure that delegated power is not abused and so that laws are scrutinized properly, and this is done in different ways. यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। कीपिंग कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज द पावर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पार्लियामेंट ऑप्शन होता तो सही होता, लेकिन अकेले राज्यसभा नहीं कंट्रोल कर सकता, अकेले लोकसभा कंट्रोल नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कर सकता है, पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई लॉ बनाया, वो लॉ इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन वो लॉ बाद में that law is not according to the provisions of the constitution, so parliament उन सारे के सारे लॉज को रिपील कर सकता है।
द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजेज ऑफ, ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं है। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग में कौन कौन से लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल चीफ मिनिस्टर एंड एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट, ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने दोनों ही ऑप्शन को चूज किया है। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग में कौन कौन से लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहां देखिए ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल चीफ मिनिस्टर, जबकि रियलिटी ये है प्राइम मिनिस्टर, ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन ये दो स्टेटमेंट में एक ही बात कही गई है, इसमें पीएम है तो इसमें पीएम नहीं है, इसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को मैंने रिजर्व किया है। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, तो मैं ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं करूंगा एजुकेटर होने के नाते जो रॉन्ग कमिटमेंट हो। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इज चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड कंप्राइजेस चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज। गवर्निंग काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था फरवरी 2021 में बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर नो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नो, यूनियन होम मिनिस्टर यस। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यूनियन होम मिनिस्टर, टीम यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होता, यूनियन होम मिनिस्टर। यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक शेयर किया है। जोनल काउंसिल के बारे में पूछा गया है, ये जोनल काउंसिल है और आपका जो ओडिशा है वो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आएगा। इसमें यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और रोटेशन बेसिस पे चीफ मिनिस्टर, हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर इसका वाइस चेयरमैन बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक सेपरेट बॉडी है, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, जिसको 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। फॉर ईच कंट्री ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार करने में कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है? अंडर नरिशमेंट यस, चाइल्ड मोर्टेलिटी यस, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग, चारों फैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार होता है। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 मैं आपको दिखा देता हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है? अंडर नरिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। क्लियर है टीम? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, ये चारों के चारों इंडिकेटर्स 3 डायमेंशन है और 4 इंडिकेटर्स हैं। 3 डायमेंशन इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। इंडिकेटर्स में 4 इंडिकेटर्स हैं और 3 डायमेंशंस हैं। The reserve held by commercial banks over and above the statutory minimum with RBI is called excess reserve. It is not monetary reserve, it is not deposit, it is not cash reserve, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, स्टैट्यूटरी मिनिमम रेशियो से ऊपर है, तो उस रिजर्व को हम बोलेंगे एक्सेस रिजर्व। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? किसने प्रमोट किया है फॉर फाइनेंसिंग द पुअर? नीति आयोग नहीं, आरबीआई नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री नहीं, ये नाबार्ड। ये तो वैसे भी नहीं होता, यूनियन मिनिस्ट्री कोई वर्ड नहीं है, या तो यूनियन होम मिनिस्ट्री होगा या यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा। ये नाबार्ड है, नाबार्ड। देख लीजिए एक बार, नाबार्ड टू सपोर्ट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। Which of the following is not a financial inclusion scheme? प्रधानमंत्री जन धन योजना ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। सुरक्षा बंधन स्कीम यस, अटल पेंशन योजना यस। हृदय इज नॉट एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। ये क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हेरिटेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये कल्चर से रिलेटेड है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड स्कीम नहीं है। फिर से देख लीजिए, एक और इमेज मैंने ऐड किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। हृदय, रिबिल्डिंग इंडिया, प्रमोटिंग कल्चर एंड टूरिज्म, मेजर स्कीम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं हृदय के अंतर्गत। शिशु, किशोर और तरुण आर द स्कीम्स ऑफ किसके? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, आईडीबीआई का नहीं है, सिडबी का नहीं है, रीजनल रूरल बैंक नहीं है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड। शिशु, किशोर और तरुण स्कीम्स में क्या क्या होता है?
शिशु में आपको 50,000 तक लोन मिलेगा, किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा और तरुण में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिसको मुद्रा लोन का नाम दिया जाता है। और इस लोन को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड की। देख लीजिए मुद्रा ऑफरिंग्स में शिशु 50,000 तक का, किशोर 50 से 5 लाख, तरुण 5 लाख से 10 लाख, और ये सारा इंफोग्राफिक है मुद्रा लोन से रिलेटेड। Which of the following indicator is not used to calculate human development index? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने में कौन कौन से इंडिकेटर्स का यूज नहीं होता? एजुकेशन का होता है, पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सोशल इनइक्वालिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता। एक बार देख लीजिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अडल्ट लिटरेसी रेट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन एंड पर कैपिटा जीडीपी एक्सेट्रा। फिर से देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके भी 3 डायमेंशन हैं और 4 इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर्स हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह। देख लीजिएगा तो सोशल इनइक्वालिटी इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। Which of the following committee recommended a poverty line based on nutritional requirement? एक्सक्लूसिवली लकड़ावाला कमेटी नहीं, रंगराजन कमेटी नहीं, अलग कमेटी ने एक्सक्लूसिवली पॉवर्टी लाइन को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करने की बात की थी। सो अलग कमेटी को एक बार देखिएगा। इंडियाज पॉवर्टी एनालिसिस, पुअर एज परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन 2011, रंगराजन मेथोडोलॉजी, सुरेश तेंदुलकर, वर्ल्ड बैंक एंड ये सारा एक आपके नॉलेज के लिए दिया है। ये फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल aims to eradicate extreme poverty. First sustainable development goal aims to eradicate extreme poverty. So UN, United Nation currently extreme poverty को calculate कैसे करता है? क्या इस बेसिस पे कैलकुलेट होता है? People who are unemployed and unable to access welfare benefits, क्या ये पैरामीटर हो सकता है? नहीं। People who live on less than $5 a day, yes, that is true. People who claim to be living in poverty, people who live on less than $0.25 पर डे, ये बहुत कम हो गया। इतने में तो मतलब एक छोटा सा चिड़िया, मतलब छोटा सा एक जानवर भी नहीं खा पाएगा। इंसान की जरूरतें तो बहुत ज्यादा हैं। सो पीपल हु लिव ऑन लेस देन $5 अ डे, हालांकि ये भी डेफिनेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन की एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। ये डेफिनेशन जो है दैट इज $1.90 पर डे। 830 million people live below the international extreme poverty line। जो international extreme poverty line है वो है $1.9 पर डे। अगर इसके नीचे $1.9 का मतलब क्या हुआ? लगभग आपका 70, 150, पौने 200 के करीब। $1.9 मतलब ये बहुत ही यूएस के लिए तो बहुत ही कम अमाउंट है, हमारे तो फिर भी लगभग आपका 130-40 के करीब हो जाएगा आज के डॉलर रेट में देखें तो। सो आइडियली एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो बाउंड्री लाइन है वो $1.9 का है, लेकिन यहाँ पे $1.9 का ऑप्शन नहीं था तो हमने ये चूज कर लिया और कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया था कि आप सोचेंगे कि यार बहुत गरीबी होगी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो ये चूज कर लेते हैं। नहीं बाबा, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। Which is the highest allocation ministry in budget 2022? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सबसे ज्यादा बजट दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं सबसे ज्यादा बजट कैसे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, रेलवे और फैमिली वेलफेयर। एक बार देखते हैं डिफेंस को जो बजट दिया गया है 4,78,196 करोड़, 4,78,196 करोड़ का बजट डिफेंस को दिया गया है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,56,948 करोड़ यानी ये है। होम अफेयर्स है, रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ एंड मिनिस्ट्री। डिफेंस को सबसे ज्यादा दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक नया सीरीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर स्टैब्लिश किया है। इसका बेस ईयर क्या है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। 2016 न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI-IW, इसका बेस ईयर 2016 माना गया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी ऑफ इंडिया, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? पूछा गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन का
इन टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीडीपी। प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। क्या प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन साल दर साल बढ़ रहा है? क्या उसी जगह पे रुका हुआ है? क्या साल दर साल ये घट रहा है? कभी कभार बढ़ता है और कभी कभार घटता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कभी कभार घटता बढ़ता नहीं है, लगातार बढ़ नहीं रहा है, ये स्टैग्नेंट भी नहीं है, ये डिक्रीजिंग ओवर द इयर्स, ये लगातार घटता चला जा रहा है। एक बार देख लेंगे। सबसे पहली बात ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना है कि प्राइमरी सेक्टर का में कौन कौन से आते हैं। फिशिंग है, फार्मिंग है, माइनिंग है, ये बेसिक है जहां रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी सेक्टर है। अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, जब भी किसी इकोनॉमी का ट्रांजिशन होता है स्टेज 1 से लेकर स्टेज 2 में, या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता चला जाता है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो लगातार श्रिंक होता चला जा रहा है। ये देख लीजिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का अगर आप देखेंगे 2015 तक का डेटा फाइनेंशियल ईयर में, तो ये लगातार घटता चला जा रहा है। ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये पहले 51% था, फिर और घटा है, फिर और घटा है, फिर और घट गया है, फिर और घटता चला जा रहा है। ये साल दर साल। रॉबिनहुड इफेक्ट किसे कहते हैं? इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इनकम एंड कंजम्पशन नहीं। आपने ये देखा होगा दबंग में सलमान खान को, हम यहाँ की रॉबिनहुड हैं, रॉबिनहुड पांडे दबंग, है ना, हम यहाँ के रॉबिनहुड हैं। तो रॉबिनहुड क्या करता है कि अमीरों से पैसा लूटता है और गरीबों को बांट देता है। दैट इज रिलेटेड टू इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, रॉबिनहुड इफेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन मुझे लगता है ये। आउट ऑफ 4 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई यूज्ड इन इंडिया, M1, M2, M3, M4 में पोस्ट ऑफिस सेविंग किस में है? M2 और M4 में मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। M2 में क्या आता है? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। M2 में क्या आता है? M2 में M1 यानी ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, यानी M2 हमारा आंसर है। M3 में क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ये ऑप्शन नहीं है हमारा। ML1 यानी M4 में क्या है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग NSE, यानी हमारा जो आंसर होगा M2 एंड M4, इन दोनों में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है। MO, M1, M2, M3, M4 देख लीजिएगा, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई एम श्योर आपको ये सारा इन्फोग्राफिक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बायजूराम IAS एकेडमी की टीम ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है। दे वांटेड टू इंश्योर कि जो स्टूडेंट के पास मटेरियल जा रहा है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, फन लर्निंग है, और आप इसको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फील करेंगे। जैसा भी आपका फीडबैक होगा, वी विल वेट फॉर योर फीडबैक through messages, through YouTube, through WhatsApp, or through emails. Thank you so much. God bless you all, and keep the spirit high. God bless you. Bye bye. Take care. And जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।